हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे और हमने अपने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल्स का, ये भी हुंड्स रूल, हॉफबाउ प्रिंसिपल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, है ना। तो आज हम भी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है C2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करेंगे, साथ में हम किसकी बात करेंगे, इनकी एप्लीकेशन की, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो हमें पता लग जाए तो हम उससे क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी एप्लीकेशन। तो जो फर्स्ट आता है वो है हमारे पास C2। तो C2 है मतलब दो कार्बन के एटम्स है। मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, है ना। तो हमारे पास जो वैलेंस है सिर्फ हम उन्हीं को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज 1s 1s 2s 2s 2p 2p वो भी कर सकते हैं। तो अब जो मैं बात करूं वैलेंस सेल की तो जो 2s है उसकी एनर्जी कम होगी, n+l रूल से, है ना। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो कहां पर आएगा, वो नीचे आएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। तो कार्बन है हमारे पास, ठीक है। तो जो दो ऑर्बिटल जो 2s ऑर्बिटल हैं उनको आप कुछ इस तरीके से लिखोगे कि दोनों की एनर्जी सेम दिखे, 2s2 2s2। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, अपोजिट स्पिन के होंगे तो जब ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन 2s2, सेकंड कार्बन 2s2। ये हो गया हमारे पास। ऐसे भी बना सकते हो आप, हो गया सिंपल सा 2s2, ये हो गया। अब ये जब दो ऑर्बिटल 2s2 आपस में ओवरलैप करेंगे तो न्यू ऑर्बिटल भी दो बन जाएंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग का हो जाएगा। तो अब बॉन्डिंग का नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2। ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, दो ऊपर आ जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s2। सिग्मा का मतलब कि जब SS ओवरलैप करेंगे तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, स्टार नहीं है मतलब बॉन्डिंग। और 2s के ऑर्बिटल्स थे जिसमें दो इलेक्ट्रॉन थे। अब उसके बाद किसका नंबर आएगा, 2p का। किसका नंबर आएगा, 2p का नंबर आएगा। अब हमारे पास ये जो p के ऑर्बिटल्स होंगे कितने होंगे, 3, 2p। ठीक है, अब जो दूसरा होगा वो भी बिल्कुल सेम, ये जो एनर्जी है वो इक्वल होगी, 2p2 2p2। अब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था, तो इस केस में क्या होगा, सबसे नीचे ठीक है, फिर ऐसे हॉफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है सब कुछ। जितना नीचे होगा उतना ही आप ऊपर लेके जाओगे तो इसका नाम क्या होता है, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये तीन ऑर्बिटल कौन से हो गए, ये तीनों के तीनों हो गए बॉन्डिंग के। नेक्स्ट पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये कौन से हो गए, एंटी बॉन्डिंग के हो गए। अब जब अकॉर्डिंग टू हॉफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पर जाएंगे, लोअर एनर्जी शेल में, दैट इज पाई 2px और पाई 2py।
तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 4 हो गए। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो हमारे पास C2 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, C2 का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। हमने लिखा नहीं बट आप उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद पाई 2px2 और पाई 2py2, ये हो गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अब जो ये कॉन्फ़िगरेशन आया, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो आती है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम, है ना। दो बॉन्डिंग एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं, इट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉन्ड ऑर्डर n, तो क्या हो गया, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, इट इज एवरेज या फिर 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां से आप बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, ये बॉन्डिंग के हो गए 2 और 4 ये हो गए, कितने हो गए टोटल 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग के कितने हो गए 2, ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, और यहां से जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आ गया, वो 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। बट इस डबल बॉन्ड की खासियत जानते हो कि इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, पाई, मतलब दोनों बॉन्ड पाई के होते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो दोनों बॉन्ड ही पाई इलेक्ट्रॉन्स के होंगे। सो सिग्मा में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, सिग्मा में तो अभी हुआ ही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। फिर अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाए तो मैं क्या पता लगा सकता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे बॉन्ड लेंथ निकाल सकता हूं मैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, इनवर्सली बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रह जाएगी ना, कौन कौन सी थी। हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब कि अगर आपको एग्जाम में कंपेयर करना आ जाए तो आप क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा। नेक्स्ट आता है बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछे या फिर बॉन्ड लेंथ पूछे, ठीक है, तो आप उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट हो जाएगा ये बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मुझे स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो मॉलिक्यूल की तो कैसे बताऊंगा कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबली एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर अगर इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछे तो भी दोनों ही हम निकाल सकते हैं। तो क्या कहता है कि हमारे पास बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के। हमने पढ़ा है कि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के। जितने ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड इजीली बन जाएगा और स्टेबल होगा, अट्रैक्शन होगा। बट अगर बाय चांस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो कब स्टेबल होगा, जब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा हो। B से बॉन्डिंग, A से एंटी बॉन्डिंग। When number of bonding electrons are greater than anti-bonding, then the molecule will be stable. क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। अगर बाई चांस
बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, एंटी बॉन्डिंग के, या फिर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से कम हो गए हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस चीज को आप बॉन्ड ऑर्डर से भी बता सकते हो, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 से ग्रेटर है तो ही स्टेबल होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब कोई बॉन्ड बना ही नहीं, तो स्टेबल कैसे होगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं। तो यहां से क्या होगा भाई, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 और 2 6, और एंटी बॉन्डिंग के 2 ही है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल होगा ये स्टेबल होगा। इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन आती है वो आती है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक बिहेवियर कह सकते हो या नेचर कह सकते हो। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे जो हमारे पास सॉलिड होते हैं या कोई भी कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक तो क्या होते हैं, दीज आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनमें से पास हो ही नहीं पाती है। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये हल्के से अट्रैक्ट होते हैं। जब हम इन सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड से हल्के से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होता है, आपने फिजिक्स में हल्का सा पढ़ा होगा कि जब कोई भी वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसमें से करंट पास होता है, तो करंट के पास होने की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब बात ये आती है कि भाई इन मॉलिक्यूल्स में करंट कहां से फ्लो हो गया। अब करंट क्यों फ्लो होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। तो एटम्स भी, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने, और एटम में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से वहां पे हल्का सा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिहेव करते हैं टीनी मैग्नेट्स की तरह। बट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, जो मोशन है, वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो जो क्लॉकवाइज स्पिन को हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड से। तो कहता है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से हाफ क्लॉकवाइज हैं और हाफ एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो वो दोनों की स्पिन क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, और जो डायमैग्नेटिक और वो जो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना हो, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेयर्ड हो जाएं, तब उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक कब बोलूंगा, किस सिचुएशन में बोलूंगा, जब वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डायमैग्नेटिक की वैल्यू नॉन जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। कब होगी, जब एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहां पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। अब मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 2। n यहां पर क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कोई आपको अनपेयर्ड दिख रहा है, पेयर है, पेयर है, पेयर है, पेयर है, सब पेयरिंग के फॉर्म में है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 पुट होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट 0, और वो क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब जो C2 होता है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। तो समझ में आ गया ना, इजी सा ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब यहां तक समझ में आया होगा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो होप सो आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ठीक है।
ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8 होगा। फिर से हम किसकी बात कर लेते हैं, सिर्फ वैलेंस की, ये भी इलेक्ट्रॉन भी आपस में कंबाइन होंगे। तो सबसे पहले 2s2 कहां पर आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोशिश ये करोगे कि ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स पैरेलल हों, बिल्कुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ये। जितना नीचे होगा उतना ऊपर की एवरेज वैल्यू 0 ही होती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इलेक्ट्रॉन्स दो हैं, तो अकॉर्डिंग टू होफ प्रिंसिपल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लोअर एनर्जी शेल में। जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 आ गए। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 2p का। ठीक है, लगभग पैरेलल ही कोशिश करोगे आप। P4 होता है 2p4। 2p4 ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, हुन्स रूल को ये भी फॉलो करेंगी, सबसे पहले सिंगल सिंगल फिर मल्टीपल। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज होता है ड्यू टू s एंड p इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो वो आपके सिलेबस से बाहर है, सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये सारी वैल्यूज ली गई है ना। हमने कार्बन में क्या देखा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जबकि ऊपर वाला जो केस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। हो गया, नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे से। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, 3rd 4th 5th 6th हो गए। अब 7th इलेक्ट्रॉन और ये 8th हो गया, सब कुछ फिलअप हो गया ना। तो अब हम बारी बारी से हम सब कुछ निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे ना, सिंपल वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लेना है। तो यहां पर सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, पाई 2px में भी 2, पाई 2py में 2, पाई स्टार में 1 और पाई स्टार 2py में भी 1। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, इट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग, n ऑफ b माइनस n ऑफ a डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 3 4। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, यहां से 2 आ गया, और 2 ही होता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब स्टेबल है ना, जीरो वैल्यू 0 से बड़ी है, और फिर जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबल होगा। तो इट इज स्टेबल मॉलिक्यूल। बात कर लेते हैं मैग्नेटिक नेचर की। तो अब इसके पास चेक करो, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना क्लॉकवाइज वाले, अनपेयर्ड हो गए, मतलब इनकी स्पिन आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, क्या फॉर्मूला बताया था, n इंटू n प्लस 2। बोर मैग्नेटोन, n की वैल्यू, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू पुट कर दोगे आप यहाँ पे, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा यहां से, √8
8 Bohr मैग्नेट। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आयनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो आयनिक फॉर्म में कैसे हो सकते हैं? O2 2 नेगेटिव, अगर 2 नेगेटिव है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दोगे और एक इसमें ऐड कर दोगे। अगर लिखा हुआ आता है O2 नेगेटिव, मतलब O2 का सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो या तो इस तरफ या इस तरफ किसी भी एक साइड एक इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, एक यहां पर एक यहां पर। ऐसे पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो किसी भी तरफ से, और अगर 2 पॉजिटिव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने लॉस करने हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस करने, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये प्रैक्टिस करोगे और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।